नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आज के वीडियो में, जहां हम एक बहुत ही विवादास्पद विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का दुष्ट राष्ट्र, रोग नेशन कहलाने का इतिहास। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दुष्ट राष्ट्र का मतलब क्या होता है। आमतौर पर यह शब्द उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, जैसे कि आतंकवाद को समर्थन देना, मानवाधिकारों का उल्लंघन करना या अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करना। पाकिस्तान, जिसके पास परमाणु हथियार है, संघर्षों का लंबा इतिहास है और जिसका बड़े वैश्विक ताकतों के साथ जटिल रिश्ता रहा है, उसे अक्सर इसी श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन क्या ये लेबल उचित है या ये एक जटिल सच्चाई को बहुत साधारण रूप में दिखाने की कोशिश है? कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसका जन्म दुनिया के सबसे खूनी विभाजनों में से एक के बाद हुआ, जो अपनी शुरुआत से ही अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध में उलझा रहा, जिसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन जिस पर दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप भी लगता रहा है। यही है पाकिस्तान, एक ऐसा देश जिसे कई बार दुष्ट राष्ट्र कहा गया है। आज हम इस लेबल के पीछे का इतिहास समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 1947 में जन्म से लेकर आज तक के सफर पर नजर डालेंगे। हम उन घटनाओं, नीतियों और कदमों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र कहा जाता है। साथ ही उन विचारों को भी देखेंगे जो इस नजरिए को चुनौती देते हैं। वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान क्यों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इतना विवादास्पद विषय बना हुआ है। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 1947 में ब्रिटिश राज को दो स्वतंत्र देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। ये सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन नहीं था, बल्कि एक भयंकर घटना थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। लगभग 200 साल भारत पर राज करने के बाद अंग्रेजों ने आजादी देने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ ही उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांटने का भी निर्णय लिया। भारत, जहां ज्यादातर हिंदू आबादी थी, और पाकिस्तान, जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी। पाकिस्तान का विचार मोहम्मद अली जिन्ना, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता थे, ने रखा था। उनका मानना था कि मुसलमानों को अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए एक अलग देश की जरूरत है। लेकिन इस विचार का विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, जिसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी कर रहे थे। उनका सपना था एक एकजुट भारत का। विभाजन की बातचीत बेहद तनावपूर्ण थी, और जब ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार विभाजन योजना की घोषणा की, तो लोगों में राहत के साथ साथ डर और गुस्सा भी था। सर सिरिल रैटक्लिफ द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं मनमानी थी, जिसने बड़े पैमाने पर पलायन और हिंसा को जन्म दिया। विभाजन के बाद के महीनों में करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग अपनी जगह छोड़कर सीमा पार गए। हिंदू और सिख भारत आए और मुस्लिम पाकिस्तान गए। हिंसा का कोई हिसाब नहीं था। दोनों तरफ हत्याएं, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं हुई, जिनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। माना जाता है कि इन दंगों में करीब 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए। ये खूनी जन्म ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बुनियाद बना, जिनमें आज तक अविश्वास और संघर्ष बना हुआ है। भूगोल की बात करें तो पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, जो भारतीय क्षेत्र से 1000 मील से ज्यादा दूर था। यही विभाजन भविष्य के संघर्षों की जड़ बना, और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया, जिसमें भारत ने भी हस्तक्षेप किया। शुरुआत से ही पाकिस्तान और भारत के रिश्ते उथल पुथल भरे रहे हैं। 1947, 1965 और 1971 में युद्ध हुए, और 1999 में कारगिल पर एक और युद्ध जैसी स्थिति बन गई। इन संघर्षों ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान और वहां की सेना के शासन में भूमिका को आकार दिया। पाकिस्तान में कई बार सेना ने सीधे शासन किया। आयूब खान, याहिया खान, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे जनरलों ने लंबे समय तक सत्ता संभाली। इससे पाकिस्तान में सेना को बहुत ताकत मिल गई, और वो अक्सर नागरिक संस्थाओं पर भारी पड़ गई। लेकिन ये सब दुष्ट राष्ट्र की छवि से कैसे जुड़ता है? इसकी वजह यह है कि सेना का वर्चस्व पाकिस्तान की विदेश नीति को प्रभावित करता रहा है, खासकर भारत के प्रति रुख और क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी भूमिका में। यही पृष्ठभूमि है जिससे हम पाकिस्तान की विवादास्पद छवि को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इतिहास के कुछ अहम क्षणों की, जिन्होंने उसकी दुष्ट राष्ट्र, रोग स्टेट वाली छवि बनाने में योगदान दिया। सबसे पहले परमाणु कार्यक्रम। 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए और दुनिया का 7वां परमाणु संपन्न देश बन गया।
ये कदम भारत के उसी साल हुए परमाणु परीक्षणों के जवाब में उठाया गया था। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आप दोधारी तलवार मान सकते हैं। एक तरफ ये भारत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनाता है जिससे दोनों देशों के बीच कोई बड़ा युद्ध न हो। दूसरी तरफ ये डर पैदा करता है कि कहीं ये परमाणु सामग्री गलत हाथों में न चली जाए। ये डर तब और बढ़ गए जब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले इक्यू खान के बारे में खुलासा हुआ कि वे लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को गुप्त रूप से परमाणु तकनीक बेचने में शामिल थे। इस परमाणु प्रसार न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कांड ने पाकिस्तान की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक चिंता पैदा कर दी। दूसरा बड़ा पहलू अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका है। 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के सहयोग से सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन लड़ाकों का समर्थन किया। इसी दौर में पाकिस्तान में इस्लामी संगठनों का उभार हुआ और कई मदरसों की स्थापना हुई जो बाद में तालिबान के गढ़ बन गए। 9/11 के बाद पाकिस्तान की स्थिति बहुत जटिल हो गई। शुरुआत में वो आतंक के खिलाफ युद्ध वॉर ऑन टेरर में अमेरिका और नाटो का सहयोगी माना गया, जिसने अफगानिस्तान में रसद सहायता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दी। लेकिन आरोप लगते रहे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी तालिबान और अन्य आतंकी समूहों को छुपकर समर्थन दे रही थी। यानी एक तरह से पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा था। इस वजह से उस पर अविश्वास पैदा हुआ। 2011 में अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद, पाकिस्तान में मार गिराना भी संदेह का कारण बना। दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी पाकिस्तान के एक सैन्य शहर में कैसे रह रहा था, इस पर सवाल उठे। इस घटना ने ये शक और मजबूत किया कि कहीं पाकिस्तान सरकार की मिलीभगत तो नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जिसने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इन घटनाओं ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करने पर मजबूर किया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की सेना और इसी ने जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उद-दावा जैसे संगठनों को खड़ा किया जो भारत और अफगानिस्तान में हमले करते रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद का शिकार रहा है। 9/11 के बाद से 35,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक और सैनिक आतंकवादी हमलों में मारे जा चुके हैं। इस दोहरी स्थिति, एक तरफ प्रायोजक, स्पॉन्सर और दूसरी तरफ शिकार, विक्टिम, ने पाकिस्तान की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहद जटिल और विवादास्पद बना दिया है। आइए देखें कि विभिन्न देश पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से प्यार और नफरत के बीच झूलते रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका का अहम सहयोगी था। 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध वॉर ऑन टेरर में भी पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण साझेदार बनकर उभरा और 2001 के बाद से उसे $20 अरब से अधिक की सहायता मिली। लेकिन पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने और उसके परमाणु प्रसार न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के आरोपों के चलते इस रिश्ते में कई बार खटास आई है। दूसरी ओर चीन पाकिस्तान का लगातार और मजबूत सहयोगी रहा है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है। खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC परियोजनाओं में, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस रिश्ते ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता और कूटनीतिक सुरक्षा दी है। भारत जाहिर है पाकिस्तान को संदेह और शत्रुता की नजर से देखता है, खासकर कश्मीर को लेकर चल रहे क्षेत्रीय विवादों और सीमा पार आतंकवाद के चलते। भारत ने कई बार पाकिस्तान पर अपने देश में आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाया है, जिसे पाकिस्तान खारिज करता रहा है। पश्चिमी देशों सहित अन्य देश पाकिस्तान को सतर्क नजर से देखते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी स्थिरता, परमाणु सुरक्षा और क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी भूमिका को लेकर चिंता रहती है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी देश को दुष्ट राष्ट्र, रोग नेशन कहना कई बार राजनीतिक कारणों से प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए उसका समर्थन किया, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी हितों की सेवा कर रहा था। भले ही बाहरी नजरिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन हम पाकिस्तान के आंतरिक मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो उसकी छवि को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक रूप से पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी के साथ लगातार संघर्ष किया है। सैन्य तख्तापलट, मिलिट्री कूप्स ने कई बार सिविलियन रूल को बाधित किया है
और जब नागरिक सरकारें सत्ता में होती भी हैं, तब भी सेना का प्रभाव साफ महसूस किया जाता है। इससे शासन में समस्याएं, भ्रष्टाचार और अक्षमता पैदा हुई है। आर्थिक रूप से पाकिस्तान ने लंबे समय से गंभीर समस्याओं का सामना किया है। भारी कर्ज, धीमी विकास दर और विदेशी सहायता पर निर्भरता। देश कई बार दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है और उसे सख्त IMF कार्यक्रम लागू करने पड़े हैं। ह्यूमन राइट्स के मामले में भी पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहां गैर न्यायिक हत्याओं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जबरन गायब कर देने और अभिव्यक्ति तथा सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को लेकर आलोचना हुई है। ईसाई और अहमदी जैसे अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला व्यवहार भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार पाकिस्तान मानवाधिकार उल्लंघनों के लिहाज से दुनिया के सबसे खराब देशों में गिना जाता है। 1947 में 23% से घटकर आज 4% से भी कम रह गई अल्पसंख्यक आबादी को इन व्यवस्थागत समस्याओं का प्रमाण माना जाता है। ये आंतरिक चुनौतियां पाकिस्तान के लिए वैश्विक मंच पर एक स्थिर और जिम्मेदार देश की छवि पेश करना मुश्किल बना देती है। अंत में पाकिस्तान को रोग नेशन कहा जाना केवल एक ऐतिहासिक लेबल नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में दर्ज आंकड़े साबित करते हैं। इस इंडेक्स में पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रभाव के लिहाज से दुनिया में दूसरा स्थान दिया गया है। केवल 2024 में ही पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 45% की वृद्धि हुई, जो 1081 तक पहुंची, जबकि हमलों की संख्या दोगुनी होकर 1099 हो गई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने 482 हमलों में 558 मौतों के लिए जिम्मेदारी ली, जो पिछले साल की तुलना में 91% अधिक है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने सबसे घातक हमला किया, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती बम विस्फोट, जिसमें 25 लोग मारे गए। ये आंकड़े पाकिस्तान की भूमिका को केवल एक आतंकवाद पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक आतंकवाद के संरक्षक, फैसिलिटेटर के रूप में उजागर करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों ने 2008 के मुंबई हमलों जैसे हमलों को अंजाम दिया, जिनका वैश्विक असर पड़ा। 2025 में हुए हालिया पहलगाम हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, ने पाकिस्तान की कथित सीमा पार आतंकवाद में भूमिका को और उजागर किया। इसके चलते कूटनीतिक संकट गहरा गया, जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी यानी मोहरा माना जाता है। इसने भारत के पाकिस्तान पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने और आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालने के आरोपों को और तीखा कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की अस्थिरता वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। इस्लामिक स्टेट खोरासन जैसे संगठन पाकिस्तान की सीमा के भीतर से काम कर रहे हैं, जिनसे दक्षिण एशिया के बाहर भी खतरा फैल रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन जैसी संस्थाओं के विश्लेषण बताते हैं कि पाकिस्तान ने दशकों तक आतंकवादी संगठनों का सक्रिय समर्थन किया है, जिसके कारण क्षेत्र और उससे बाहर हजारों लोग मारे गए। पाकिस्तान खुद भी अपनी नीतियों के परिणाम भुगत रहा है। केवल एक साल में 1000 से अधिक आतंकवादी हमले, लेकिन इन नेटवर्कों को खत्म करने से इनकार ने उसे हिंसा और आर्थिक संकट के दुष्चक्र में फंसा दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान शांति का प्रतीक बनने के बजाय उथल-पुथल और आतंक का पर्याय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चाहिए, ताकि वो आतंकवादी नेटवर्कों को नष्ट करने और संघर्ष के बजाय शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक कदम उठाए। केवल तभी दक्षिण एशिया और दुनिया आतंकवाद की छाया से मुक्त भविष्य की आशा कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।